हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज यहाँ पर पाचन और अवशोषण 11वीं कक्षा का ये अध्याय है हमारा, है ना। और नीट में अगर देखा जाए तो मानव शारीरिकी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, इस चैप्टर से स्टार्ट होती है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। बच्चे बड़ा मजा लेकर इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हम भी बड़ा मजा लेकर तुमको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पाचन और अवशोषण आज क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर का सिंपल सा परिचय देखेंगे। सिंपल, ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, अभी परिचय देखेंगे और घुसना होगा तो घुस भी जाएंगे डीप में। ठीक है, आइए। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, है ना। और साथ साथ देखिए, मैं कुछ ऐसी चीजें भी लाया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी इसका इस्तेमाल करते हो? आपकी एनसीईआरटी में एक स्कैनर होता है, कभी किया है इसका इस्तेमाल? करके देखिएगा। हिंदी मीडियम का स्कैनर होता है, इंग्लिश मीडियम का भी स्कैनर होता है। हर चैप्टर के साथ में एक स्कैनर होता है। इसको जब आप स्कैन करते हैं अपने फोन से, तो आपके फोन में क्या होती है, एनसीईआरटी जो है वो भी खुल जाती है और उससे रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं वो भी खुलते हैं। इसको स्कैन करके कर देखिएगा, जरा मजा आएगा। आइए, सो चैप्टर का नाम है पाचन और अवशोषण। बहुत सीधा सीधा चैप्टर है ये, जहां पर जटिलताएं आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। हाइलाइटेड पोर्शन भी लाया हूं, हाइलाइट्स भी लाया हूं, ताकि आपको आसानी हो, जब भी आप इसको रिवाइज करें तो आपको मजा आ जाए। ठीक है, सो पाचन और अवशोषण की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, पाचन क्या होता है ये पढ़ने से पहले, पाचन किसका करेंगे सर? भोजनीय पदार्थ का। भोजन क्या होता है? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा जो होती है, ये तीन चीजें। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होती है ना, यही हमारा मुख्य भोजनीय पदार्थ होता है। इसके अलावा हमें थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन भी चाहिए होते हैं, खनिज भी चाहिए होते हैं और जल भी चाहिए होता है। ठीक है, सो ये हमें ऊर्जा तो नहीं देते हैं, ये हमें ऊर्जा तो नहीं देते हैं। ये कौन? विटामिन, खनिज, जल, इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन ये दूसरे कार्यों में सम्मिलित होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन से कार्यों में सम्मिलित होते हैं? जैसे जल की अगर मैं बात करूं, तो जल जो होता है, उस जल की उपस्थिति में आपके शरीर के एंजाइम काम करते हैं। क्या? जल की उपस्थिति में बाकी शरीर के एंजाइम काम करते हैं। विटामिन की अगर मैं बात करूं, जैसे विटामिन ए जो होता है, जिसको हम रोडोप्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी आंखों के अंदर, रेटिना जो होती है उसके अंदर एक वर्णक होता है, उस वर्णक के लिए रोडोप्सिन एक्चुअली एक वर्णक होता है हमारी रेटिना के अंदर, उसके लिए विटामिन ए चाहिए होता है। हमारी आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन बी12 चाहिए होता है ना। सो ये मैं वही बोल रहा हूं, ये आपको ऊर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे शरीर के अन्य कार्यों में ये सम्मिलित होंगे। खनिजों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपना हाथ ऐसे हिला रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, है ना, तो ये करने के लिए क्या काम कर रही है? मांसपेशियां। और मांसपेशियों के काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। जितने भी जंतु हैं, उन जंतुओं के अंदर, या मैं मनुष्य की बात करूं, हमारे अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो खनिज जो होता है ना, मिनरल जो होता है, वो कौन होता है? कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। विटामिन हमारे अंदर शरीर के कई सारे कार्य होते हैं जिसमें सम्मिलित होते हैं। जल जो होता है, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं। जरा सोचिए, अगर जल हमारे अंदर कम होता जाए तो हमारे अंदर क्या होएगा? हम बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन, पानी निकलता जाए, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और पानी की उपस्थिति में कौन काम करते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। सर डिहाइड्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। तो पानी क्या कर रहा है सर? पानी जो है, जल जो है, हमारे शरीर के अंदर कई सारी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ साथ शरीर के अंदर निर्जलीकरण को, डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। बताइए, इतनी सी बात बाबू, प्रश्न कोई नहीं आएगा यहां से, बस इतनी सी बात समझनी थी कि खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। तो दोस्त, ऊर्जा इनसे मिलती है। हम बोलते हैं ना कि भोजन खाओ एनर्जी मिलेगी, तो वो भोजनीय पदार्थ ये होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना। इनसे तो मिलती है एनर्जी, लेकिन इनके अलावा और भी चीजें चाहिए होती है, जैसे विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, जल चाहिए। इनकी भी अल्प मात्रा में या थोड़ी बहुत मात्रा में इनकी भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, सर ये पाचन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पाचन? सर पाचन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से। मैंने बोला दोस्त, ध्यान से सुन, मैंने बोला दोस्त, ये मान मेरा शरीर है। कौन है? ये मान ले, ये मेरा शरीर है ना? और इस शरीर की
ये कोशिका है। जस्ट इमेजिन, ये कौन है? कोशिका है। कुछ ज्यादा ही बड़ी कर दी। ओके, ये कोशिका है मेरे शरीर की। ठीक है, ओके सर। अब आपको क्या चाहिए सर? एनर्जी चाहिए। आप किससे बने हुए? हम किससे बने हुए? कोशिकाओं से। यानी एनर्जी कहां पर चाहिए सर? इन कोशिकाओं में ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। भाई कोशिका ही तो काम करेगी ना आपके अंदर। हाँ, तो कोशिकाओं को क्या चाहिए सर? एनर्जी चाहिए। ठीक है, किससे मिलेगी सर? भोजन से। कौन सा भोजन? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, है ना। अब बात आ रही है, आपने खाना खाया। हाँ सर, खाना खाया। उस खाने में अंदर कौन आ गया सर? फैट भी आ गए, ये फैट आ गए, ये प्रोटीन आ गए, ये कार्बोहाइड्रेट आ गए। जस्ट इमेजिन, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। मान ली ये फैट है, ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब हम जानते हैं फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किसके अंदर चाहिए? कोशिका। भाई साहब आप हमें बताइए, क्या ये फैट, इतना बड़ा फैट और कोशिका की मैं तुलना करूं तो किसका आकार छोटा है? सर कोशिका छोटी है, वसा बड़ी है। सर कोशिका छोटी है, प्रोटीन बड़ा है। सर कोशिका छोटी है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा है। तो भाई साहब इनको मैं कोशिका के अंदर कैसे डालूं? ये तो जा ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोशिका के अंदर कैसे जाएंगे? तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा सर? इनको तोड़ना पड़ेगा। किसको? इस फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें इन्हें तोड़ना पड़ेगा। देखिए मैंने फैट को तोड़ दिया, मैंने प्रोटीन को तोड़ दिया, है ना, और मैंने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं, क्या ये टूटे हुए कार्बोहाइड्रेट्स, क्या ये टूटे हुए प्रोटीन, क्या ये टूटी हुई वसा अब कोशिका में जा सकती है? हाँ जा सकती है। यानी आपको क्या करना था सर? हमें कार्बोहाइड्रेट, सर हमें कार्बोहाइड्रेट, सर हमें प्रोटीन, सर हमें फैट, ये जो ले रहे थे, जो हम खा रहे थे, ये थे कैसे बेटा? ये थे हमारे दीर्घ अणु। कैसे थे ये जटिल थे, जटिल खाद्य पदार्थ थे, बड़े थे। कैसे थे ये थे सर जटिल खाद्य पदार्थ, बड़े थे। हमें इनको तोड़ना पड़ा, हमें इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करना पड़ा सर? इनको तोड़ना पड़ा, इनको तोड़ना पड़ेगा ताकि ये किस में बदल जाए सर? ये सरल खाद्य पदार्थ में बदल जाए, सरल खाद्य पदार्थ में बदल जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रोटीन पूरा नहीं जा सकता था, लेकिन प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। हमने प्रोटीन को तोड़ दिया किसमें? अमीनो अम्ल में। क्या ये अमीनो अम्ल जा सकते हैं? हाँ जी जा सकते हैं। फैट किससे बनी होती है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। हमने फैट को तोड़ दिया किसमें? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये जा सकता है? हाँ सर जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, जैसे हमारी रोटी में क्या होती है? मंड होती है, स्टार्च होती है, जो हजारों ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। हमने स्टार्च को तोड़ दिया किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज अंदर जा सकता है। यानी आप जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप एक बड़े दीर्घ अणुओं को किसमें? लघु अणुओं में तोड़ रहे हैं, छोटे अणुओं में तोड़ रहे हैं। यानी ये जो तोड़ने की जो प्रक्रिया जो है, इसी तोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे पाचन। यही प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे तोड़ेंगे? सर कौन तोड़ेगा? प्रोटीन को हम तोड़ेंगे किसमें? अमीनो एसिड में। इस प्रोटीन को हमने तोड़ दिया किसमें? अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तोड़ दिया, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पढ़ा है ना आपने? पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, इनको तोड़ दिया हमने किसमें? मोनोसेकेराइड्स में। फैट को हमने तोड़ दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको तो हमने पाचन बोल दिया, लेकिन ये करेगा कौन? कैसे होगी? कौन तोड़ेगा? तो दो तरीके से हम ये तोड़ पाते हैं, दो तरीके से हम ये तोड़ पाते हैं। कौन से दो तरीकों से? एक होता है यांत्रिक, एक तो यांत्रिक तरीके से। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब फिजिकली। जैसे मैंने रोटी मुंह में डाली, हाँ सर,
क्या कर रहा हूं, चबा रहा हूं, उसको पीस रहा हूं, तोड़ नहीं रहा। हाँ, तो ये कैसी प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है। डन। और मेन मेन यांत्रिक तो होता ही है, मेन क्या है, रासायनिक है। मेन प्रक्रिया कौन सी होती है, रासायनिक होती है, केमिकल। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो तोड़ने का कार्य करेंगे। सर कौन से केमिकल्स हैं बेटा, उन रसायनों का नाम है एंजाइम। उनको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम नाम देते हैं, जो हमारे जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलते हैं। तो दोस्त इतनी सी भाषा सुनने के बाद में, इतनी सी चीजें सुनने के बाद में, यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है, पाचन क्या होता है, जटिल जटिल पोषक पदार्थ, जटिल पोषक पदार्थ यानी जटिल खाद्य पदार्थ, यानी जटिल भोजनीय पदार्थ जो होते हैं, है ना, उनको हम अवशोषण योग्य बनाने के लिए, यानी ये जो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इनका अवशोषण कैसे हो, ये अंदर कैसे जाए कोशिका में, तो हमें इनको सरल रूप में परिवर्तित करना होता है, हमें इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, सरल रूप में परिवर्तित करना होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन। और ये पाचन एक तंत्र के अंतर्गत होता है जिसका नाम होता है पाचन तंत्र। अब इस तंत्र में आप पाचन कैसे करेंगे सर, यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा करेंगे, मैकेनिकली करेंगे और केमिकली करेंगे। भोजन को तोड़ेंगे, दांतों से तोड़ेंगे यानी यांत्रिक, एंजाइम के द्वारा तोड़ेंगे यानी रासायनिक होएगा। यहां से यहां तक की बात और ये वाला बिंदु समझ में आ गया है। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो पाचन तंत्र जो होता है, हमारा जो पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा पाचन तंत्र। अब आप जानते हैं आपके शरीर में कई सारे तंत्र है, पाचन तंत्र भी है, आपके अंदर श्वसन तंत्र भी है, परिसंचरण तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी है, अंतःस्रावी तंत्र भी है, तंत्रिका तंत्र भी है, गमन संचलन तंत्र भी है, कई सारे तंत्र आपके हमारे शरीर में, है ना। तो हम यहाँ पर जो तंत्र देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, पाचन तंत्र। अब बेटा पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन, एक होती है आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, और एक होती है पाचन ग्रंथियां जिनको हम सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आप दो चीजें पढ़ते हैं, आहार नाल पढ़ते हैं, सहायक ग्रंथियां पढ़ते हैं, फिर पाचन की क्रिया विधि पढ़ते हैं, फिर अब पाचन जो हो गया है भोजन उसका अवशोषण पढ़ते हैं, और लास्ट में कुछ रोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है। आइएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, आहार नाल की बात करेंगे। आहार नाल कहां से स्टार्ट हो जाती है गुरु, मुख से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है, गुदा पर खत्म होती है। यानी यहां से लेकर ये पूरा भाग जो है एक नलिका है जिसका नाम है आहार नलिका, एलिमेंट्री केनाल। इस एलिमेंट्री केनाल को गट भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। चाहे एलिमेंट्री केनाल बोल दीजिए, चाहे गट बोल दीजिए, आहार नालिका बोल दीजिए, आहार नाल बोल दीजिए, है ना। मुख से प्रारंभ होकर कहां पर खत्म हो रही है, गुदा पर खत्म हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एक करके चीज पढ़ेंगे। अब देखिए क्या क्या मिलता है। आहार नाल कहां से स्टार्ट हो रही है, मुख से, है ना। तो एक काम करता हूं, पहले मैं बना दूं, एक बार आपको मुख बना दूं। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, हालांकि ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। दोस्त ये हमारा मुख है, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, यहां पर इस तरीके से खड़ा हूं, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुख है, ठीक है। अब इस मुख में नासा मार्ग भी है, नासा गुहा भी है और मुख गुहा भी है। अब ये क्या है, मुख गुहा जहां भोजन आएगा, ये क्या है, नासा गुहा जहां पर वायु आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, भोजन आएगा यहां से, मुख से आएगा, नाक से तो आएगा नहीं। अब यहां पर ये जो नासा गुहा और मुख गुहा है, इसके बीच में मिलते हैं तालु। क्या मिलते हैं, तालु। आगे की तरफ होता है कठोर तालु, पीछे की तरफ होता है कोमल तालु, और ये कोमल तालु पीछे की तरफ जाकर लटक जाता है। और ये लटका हुआ भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं वेलम पैलेटी या यूवुला। ये हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनना। अब यहां पर जीभ भी होती है, क्या होती है हमारी, ये जीवा भी होती है, टंग होती है, और ये जीवा पीछे जाकर एक
जीवा जो है ये पीछे जाकर किससे जुड़ी होती है, एक इस तरीके से हड्डी होती है, यू आकार की हड्डी होती है, उससे जाकर ये जुड़ती है। कौन, ये जीभ जो होती है एक यू आकार की हड्डी होती है, उससे जाकर क्या होती है, जुड़ती है, जिसको हम हायोइड अस्थि बोलते हैं। अभी ध्यान से सुनना, ये भाग जो होता है इसको बोलते हैं मुख ग्रसनी, इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी, और दोनों मिलकर क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। अब ये ग्रसनी जो होती है ये दो नलिकाओं में खुलती है, एक का नाम है भोजन नलिका और एक का नाम है श्वसन नलिका। एक भोजन से संबंधित है और एक श्वसन से संबंधित है। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्रसिका, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसिका का छिद्र और ये वाला छिद्र दो अलग अलग छिद्र, भाई नलिकाएं तो नलिकाओं का छिद्र होगा। ये वाली जो नलिका जो है इसका यहां तक का भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं कंठ या स्वर पेटिका भी बोलते हैं। जिसका छिद्र जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस कहते हैं। अब यहां पर एक ढक्कन मिलता है, क्या मिलता है, यहां पर एक ढक्कन मिलता है, ये एक ढक्कन मिल रहा है जो क्या करता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो आपको उस भोजन को कहां भेजना है, इस वाली नलिका में जो श्वसन से संबंधित है, ये वाली नलिका जो भोजन से पाचन से संबंधित है इसमें ना, तो ये ढक्कन इस छेद को ग्लॉटिस को बंद कर देता है। इस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, कंठ छद कहा जाता है इसको, क्या, कंठ छद कहा जाता है। ये भी अभी लिख दूंगा, कंठ छद। ठीक है, एपिग्लॉटिस या कंठ छद कहा जाता है। ठीक है, अब ये कंठ जो है ये किसमें खुल रहा है सर, ये खुल रहा है श्वास नलिका में। ये इस तरीके से श्वास नलिका होती है और ये श्वास नलिका दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और ये दो नलिकाएं किसमें खुलती है, हमारे फेफड़ों में खुलती है। ठीक है, चलो जी, अब हमें श्वसन तंत्र थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है। तो हमारा मकसद किससे होएगा, इससे होएगा, है ना। सो अब इसको आगे बनाते हैं, ये हटा दूं यहां से, समझ में आ गई ये वाली बात। चलिए जी, ये तो हो गई हमारी श्वसन नलिका। तो ये तो हम श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे पाचन, तो हम किसकी बात करेंगे, ग्रसिका की। सर ये ग्रसिका खुलती है आहार नाल का सबसे बड़ा, भैया जरा सोचिए, एक नलिका नहीं है, हाँ सर, आहार नलिका का सबसे बड़ा भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय कहते हैं, स्टमक बोलते हैं, आमाशय उसमें खुलती है। ये आमाशय किसमें खुलता है, एक छोटी आंत में खुलता है। ये आमाशय जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आमाशय किसमें खुल रहा है, छोटी आंत में खुल रहा है। फिर छोटी आंत किसमें खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। ये छोटी आंत में खुलता है और छोटी आंत जो है फिर बड़ी आंत में खुलती है। और बड़ी आंत लास्ट में जाकर एक छिद्र में खुलती है जिसका नाम होता है क्या, गुदा। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा पूरी आहार नाल होती है जिसमें छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं गए दोस्त, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू आपको बताया है कि मुख से लेकर गुदा तक का भाग जो है वो क्या कहला रही है, हमारी आहार नाल। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मुख की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे दोस्त, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसकी, फर्स्ट किसकी बात करेंगे, आहार नाल में मुख की बात करेंगे, माउथ की बात करेंगे। ठीक है, अब मुख में आपको मुख्य रूप से 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला बिंदु जो मुख में आता है, सबसे पहली चीज जो आपको मुख में पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बेटा, मुख में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हमारे दांत। सीधी सी बात है, हम मुख में सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा, मुख में सबसे पहले, मुख जो है वो किसमें खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। खाली जगह जो होती है, ये खाली जगह जो है यहाँ पर, ये खाली जगह जो है ये क्या कहला रही है, मुख गुहा कहला रही है। सिंपल सा बिंदु था। अब मुख गुहा में क्या मिलता है, खाली जगह जो है इसमें क्या मिल रहे हैं सर, दांत मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और एक मांसपेशी से बनी हुई जीभ मिल रही है, जीवा बोलते हैं। 2 चीजें हो गई हैं। तो मेनली ये 2 चीजें पढ़ते हैं, क्या, दांत पढ़ते हैं और जीभ पढ़ते हैं। किसमें, हमारे
मुख के अंदर सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? यहां पर बेटा जी दांतों की बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं। ठीक है जी, आइए बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। सबसे पहला बिंदु दांतों में जो आपको याद रखना है, फर्स्ट बिंदु वो ये कि हमारे दांत जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? सर हमारे दांत जो होते हैं जबड़ों के अंदर होते हैं, गम्स बोलते हैं, अंग्रेजी में गम्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जबड़े। जबड़े क्या है? हड्डियां हैं। तो ये जो जबड़े जो हैं यहां पर, ये हड्डियां हैं और इन हड्डियों के अंदर छेद होते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं, देख जैसे ये मान ले ये एक हड्डी है, ठीक है, ये जबड़ा है और इसको हमने बोला ये जबड़ा जो है किससे बना हुआ? हड्डियों से, है ना। ऊपर हड्डियां होती है, पैलेटाइन होती है, मैक्सिला होती है, नीचे मैंडिबल होती है। ये हड्डी है और इस हड्डी के अंदर क्या मिलते हैं गुरु? यहां पर इस हड्डी के अंदर मिलते हैं छेद। क्या मिल रहे हैं सर? छेद मिल रहे हैं। छेदों को, हड्डी के अंदर क्या मिल रहा है? छेद मिल रहे हैं। इन छेदों को बोला जाता है गर्त। छेदों को हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। गर्त मीन्स छेद, छिद, गड्ढा। गड्ढा, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। तो जबड़ों के अंदर क्या मिल रहा है? गड्ढे मिल रहे हैं और इन गड्ढों के अंदर फिक्स्ड है कौन? सर हमारे दांत। हमारे दांत जो है इन जबड़ों के अंदर धसे होते हैं। इन जबड़ों के अंदर जो खाली जगह जो होती है, जो गड्ढे जो होते हैं उनके अंदर धसे होते हैं। ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, ऐसे दांत जो गर्त के अंदर फिक्स्ड होते हैं, ऐसे दांतों को हम बोलते हैं गर्त दंती। ऐसे दांतों को हम क्या नाम देते हैं? गर्त दंती। अंग्रेजी में बोलते हैं थीकोडोंट। क्या नाम देते हैं? थीकोडोंट नाम देते हैं। तो पहला बिंदु आपको समझ में आ गया। दांत, हमारे दांत जो होते हैं गर्त दंती होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, जो किसके अंदर फिक्स्ड होते हैं? खाली सॉकेट के अंदर। सॉकेट का मतलब जैसे आपने अपने फोन का चार्जर सॉकेट के अंदर डाला है। सॉकेट क्या है? छेद है ना, जिसके अंदर आप अपना चार्जर डाल रहे हैं। तो सॉकेट का मतलब ही क्या होता है? छेद है, छिद्र है, गड्ढा है। तो जबड़ों के अंदर गड्ढे होते हैं, है ना, उसके अंदर आपके दांत फिक्स्ड होते हैं। ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती बोलते हैं। दूसरा बिंदु, अब बेटा आपके दांत जो है आपके जीवन में कितनी बार आते हैं? जानते ना, एक पहले दूध के दांत आते हैं, फिर परिपक्व दांत आते हैं। तो हमारे दांत जो है जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। ऐसे दांतों को हम क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। तो द्विबार दंती का मतलब जो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। डाइफियोडोंट। तो डाइफियोडोंट का मतलब जो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जीवन में 2 बार आते हैं। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िएगा। एक्सेस में बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में, अगर मैं पढ़ाने बैठा तो बहुत सारी चीजें। ये चैप्टर आपका 1 महीने तक चल सकता है, इतना बड़ा ये चैप्टर है। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। नीट निकालना है, जितना एनसीईआरटी है उसको पढ़, समझ, खत्म, खल्लास, है ना। उसके बाद जब तू डॉक्टर बनने जाएगा तो वहां पर एनाटॉमी पढ़ी जाती है, और एनाटॉमी एमबीबीएस में जब पढ़ी जाती है तो वहां पर दांतों का भी अध्ययन होता है, मुख का भी अध्ययन होता है, सब कुछ अध्ययन होता है डिटेल में। अभी कोर्स के हिसाब से पढ़, जितना सफिशिएंट है, जो नीट क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है वो मैं बता रहा हूं। तो गर्त दंती समझ में आ गया, द्विबार दंती समझ में आ गया, जो जीवन में 2 बार आएंगे। ठीक है, तीसरा बिंदु यहां पर लिख रहा हूं। अब आपके जो दांत जो होते हैं, मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर 4 प्रकार के हैं तो जरा सोच, क्या मैं बोलूंगा कि सारे के सारे दांत एक जैसे हैं? सोच, हमारे सारे के सारे दांत एक जैसे नहीं सर, अलग अलग है। तो ऐसे दांतों को हम क्या बोलेंगे सर? विषम दंती, हेट्रोडोंट। अंग्रेजी में बोलते हैं हेट्रोडोंट, हिंदी में बोलते हैं विषम दंती। मीनिंग क्या होता है? दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के दंत। जब दांत अलग अलग प्रकार के होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषम दंती। तो याद रखना ये 3 बिंदु, दांत
गड्ढों के अंदर होते, गर्त के अंदर होते, गर्तदंती, थीकोडोंट। जीवन में 2 बार आते हैं, द्विबार दंती, डाइफियोडोंट। अलग अलग प्रकार के होते हैं, विषम दंती, हेटेरोडोंट। डन। अब प्रश्न आएगा सर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो पढ़ने के लिए आपको चौथा बिंदु जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा दंत सूत्र। दंत सूत्र, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? जो दंत सूत्र होता है, ठीक है। अब दंत सूत्र का मतलब हमारे दांत हमारे जीवन में 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। एक बचपन में आए थे, फिर जब हम बड़े होते तब आए थे, ठीक है। अब ये कितने दांत होते हैं, कौन सी अवस्था में कितने दांत मिलते हैं, तो आपको 3 अवस्थाएं याद रखनी है, सूत्र आपको तभी याद होएगा। अब वो कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, आइएगा। सबसे पहली आपको याद रखनी है छोटे बच्चे में, छोटे बच्चे में। अच्छा, एक और चीज, दंत सूत्र हम किसका लिखते हैं? आधे जबड़े का, आधे, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला आधा, ठीक है। समझ में आ गया कि मान लो ऊपर इस तरीके से, ये आधा भाग है, आधा भाग इधर है आगे की तरफ, ठीक है। तो हम यहां पर जो दंत सूत्र लिखते हैं वो कौन सा होता है? आधे जबड़े का होता है। किसका होता है बेटा? आधे जबड़े का। आधा इधर ऊपर वाला, आधा नीचे वाला, यानी मैंने ऐसे हाथ रख दिया, ऊपर वाला आधे, आधा जबड़ा हो गया। ऊपर यहां पर कितने दांत मिल रहे हैं, यहां पर कितने दांत मिल रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? यहां पर दंत सूत्र कहलाएगा। तो एक दंत सूत्र इधर, एक इधर, है ना। तो एक बार लिख दो, 2 से गुणा कर दो, तीत पता लग जाएंगे। आइएगा समझते हैं दंत सूत्र। सबसे पहले हम छोटे बच्चे का देखते हैं। तो छोटे बच्चे का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2102। अब ये क्या है 2102? अभी बता रहा हूं। फिर उसके बाद हम लगभग 17 साल के बच्चे का जब देखते हैं, 17 वर्ष तक के बच्चे का, या 17 वर्ष के बच्चे का जब हम देखते हैं तो वो होता है 2122। याद रखना कितना होता है? 2122, 2122, यानी 2 1 2 2 2 2 1 2 2, है ना। छोटे बच्चे का क्या था? 2 1 कोई नहीं था, 2 2 1 कोई नहीं था, खाली जगह थी, और फिर 2, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक वयस्क का, यानी मेरी बात करूंगा, ये आप लोगों का हो जाएगा, फिर मेरा होएगा वयस्क का, एडल्ट का। तो वयस्क में जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2123, 2123, 2123, ठीक है। अब आप फाइनली पूछेंगे सर ये क्या है 2102, 2122, 2123, ये क्या है? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आगे के ये जो 2 जो नंबर लिखी हुई है सब में 2 2 2 2 2 2 लिखिएगा। इनको बोलते हैं बेटा इंसीजर। इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। हिंदी में बोलते हैं बेटा जी, इनको याद रखना है आपने, कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? कृंतक, ठीक है। फिर ये जो 1 जो होता है इसको हम बोलते हैं केनाइन, जो नुकीले होते हैं, केनाइन। हिंदी में बोलते हैं रदनक, हिंदी में बोलते हैं रदनक। फिर उसके बाद अगले जो 2 होते हैं इनको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर अग्रच्वर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रच्वर्णक। देखिए यही लिखा हुआ है अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आखिरी में ये, इनको हम बोलते हैं मोलर, यानी च्वर्णक। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर,
मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचोर्णक और चोर्णक। अब इनको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में हम लिखते हैं आई, सी, पीएम और एम। आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पीएम मतलब प्रीमोलर और एम मतलब मोलर। आई होप इतनी सी बात भी समझ में आ गई होगी। डन। चलो ऊपर अगर ना दिखे तो यहां पर लिख देते हैं। एक काम करते हैं, आई, सी, पीएम और एम। डन। चलो अब आते हैं एक बार यहां पर, फटाफट ध्यान से सुनते हैं। ये आधे जबड़े का है। किसका है? ये जो आपको जबड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें आधे जबड़े का है। ये दंत सूत्र आधे जबड़े का है। ठीक है, तो 2 1 2 3 दिखाई दे रहा है। मेरी बात कर रहा हूं यहां पर, मेरे अंदर क्या था? 2 1 2 3 था, है ना? तो दो कौन है? इधर देख, यहां पर ये दो हैं इंसीजर, ये एक है कौन? कैनाइन, फिर ये दो प्रीमोलर और फिर ये 3 मोलर। समझ में आ गया? तो 2 1 2 3 क्लियर है? समझ में आ गया? तो 2 1 2 3 2 1 2 3 यानी ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए सर? 2 1 2 3 2 1 2 3 ये थे और 2 1 2 3 ये है। तो इसको मैं टोटल कर लेता हूं। टोटल कितने हो गए? 2 और 1 3, 2 5 और 3 5 और 3 8। ठीक है, 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए? 16 हो गए। 16 ऊपर। सिमिलरली नीचे भी यही होगा भाई, ऊपर 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए? 16। सिमिलरली नीचे 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए? 16। तो 16 डिवाइड बाय 16, मतलब डिवाइड नहीं, ऊपर 16 नीचे 16, टोटल कितने हो गए सर? 32 हो गए। मीनिंग समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहां पर कितने हो गए दोस्त हमारे? 32 हो चुके हैं। कितने हो गए? 32 दांत है। बोलते ना 32 दांत है। अब जरा सोच यहां पर कितने होंगे? इमेजिन कर, तुम्हारे अंदर 17 साल के बच्चे के अंदर कितने दांत होंगे? कैलकुलेट कर। ऊपर यहां पर कितने? 2 1 2 2, यहां पर 2 1 2 3 था, एक कम कर दो, यहां पर 2 1 2 2, कितने हो गए? 7 7 इधर 7 इधर, कितने हो गए? 7 और 7 14 हो गए, 14 हो गए ऊपर। सिमिलरली नीचे भी कितने हो गए? 14 14 प्लस 14 28। ओके, समझ में आ गया? छोटे बच्चे की बात करते हैं। अब छोटे बच्चे के अंदर ये दूध के दांत थे, छोटे बच्चे के अंदर दूध के दांत हैं। अब इमेजिन कर, 2 1 0 2, कितने हो गए? 5। 2 1 0 2, कितने हो गए? 5 5 10 10 ऊपर 10 नीचे, कितने हो गए? 20। तो टोटल आपको इसी क्रम में याद रखना है। हमारे अंदर हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं बता रखा, ये बता रखा था, तो आप ये भी जरूर याद रखिएगा। डन। अब इधर देख, अभी खत्म नहीं हुआ। इतनी सी बात सुनने के बाद में मैं तुमसे कह रहा हूं, इनमें से दूध के दांत किस में है? छोटे बच्चे में कि तुम्हारे अंदर है? छोटे बच्चे में कैसे थे? दूध के दांत थे, है ना? उसके बाद जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। पहले कौन से होते हैं? लैक्टियल टीथ, मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। फिर उसके बाद कैसे? स्थायी दंत आ जाते हैं। पहले होते हैं अस्थायी, फिर होते हैं स्थायी। अब जरा सोच, ये थे दूध के दांत जो फर्स्ट टाइम आए थे, फिर जिंदगी में दूसरी बार ये वाले आए थे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जिंदगी में पहली बार जो आए थे वो कौन कौन से आए थे? सोचिए, हम बोल रहे हैं ना जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, जीवन में, हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जो पहली बार आए थे वो ये थे और दूसरी बार ये थे। अब जीवन में पहली बार कौन से आए थे? जरा देख, इंसीजर आए थे, हाँ। कैनाइन आए थे, हाँ। मोलर आए थे, हाँ। लेकिन कौन नहीं आए? प्रीमोलर, यानी अग्रचोर्णक जो थे वो छोटे बच्चे के अंदर नहीं थे। यानी दूध के जो दंत जो होते हैं, जब वो एक छोटे बच्चे में आते हैं तो जीरो नहीं दिख रहा। जीरो कौन है? प्रीमोलर है, अग्रचोर्णक है। तो दूध के दांतों में जो जीवन में पहली बार आते हैं वो कौन कौन से थे? जरा सोचिए, इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है, लेकिन प्रीमोलर नहीं आए थे। अभी रुक जा, खत्म नहीं हुआ।
अब देखिए यहां पर मोलर कितने, 2, यहां पर भी 2, यहां पर 3 है, यानी जो आखिरी मोलर है ये वाला, आखिरी चवर्णक जो है ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो आखिरी चवर्णक है, ना ये दूध के दांत में था, ना ये तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। यानी सोचो, दिमाग लगाओ, फिर से सोच, ये वाले दांत जो हैं ये दूध के दांत में नहीं थे, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले अग्रचवर्णक, क्या ये जीवन में आए थे, प्रथम बार आए थे? जीरो नहीं दिख रहा, नहीं आए। जीवन में केवल एक बार आते हैं, कौन? प्रीमोलर। दूध के दंतों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। डन। ये जीवन में 2 बार आए हैं, देख, दूध के दांत में भी आए हैं, बाद वाले में भी आए हैं, यानी ये जीवन में 2 बार आए। कैनाइन जीवन में पहले भी आए थे, बाद में भी आए, यानी रदनक जो है जीवन में 2 बार आ गए। प्रीमोलर देख यहां पर है ही नहीं, दूध के दांतों में नहीं है, बाद में आए हैं। हाँ सर, जीवन में 1 बार आए। मोलर देख यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 हैं, यहां पर 3 हैं, यानी दूध के दांतों में आखिरी मोलर जो है, लास्ट मोलर, जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, जो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मेरे अंदर है। तो जरा सोचिए कौन से वो दांत हैं जो हमारी जिंदगी में 1 बार आते हैं, 1 बार आते हैं। तो याद रखना, जीवन में 1 बार आने वाले दांत, जीवन में 1 बार आने वाले दंत कौन से होते हैं? अच्छा, इनको 1 बार दंती भी बोलते हैं, याद रखना, जो जीवन में 1 बार आते हैं उनको 1 बार दंती बोलते हैं। कौन से थे गुरु? याद रखना कौन से? एक तो था अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक थे, प्रीमोलर थे, पीएम लिख देता हूं, प्रधानमंत्री नहीं, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, और एक कौन सा है? आखिरी चवर्णक, आखिरी चवर्णक, लास्ट मोलर, जिसको हम अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ भी बोलते हैं, अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी दांतों के बारे में जो जानकारी मिली है ये याद रहेगी। आपके दांतों के ऊपर सबसे कठोर पदार्थ होता है, पूरे प्राणी जगत में सबसे कठोर पदार्थ मिलता है हमारे दांतों के ऊपर, और उस पदार्थ का नाम क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उस सबसे कठोर पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। सबसे कठोर पदार्थ जिसका नाम होता है इनेमल, जो सफेदी, जो दांत जो सफेद होते हैं, किसके कारण होते हैं? इनेमल के कारण होते हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट इसको एक बार पढ़ लेते हैं बेटा जी। हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ देखिएगा। प्रत्येक जबड़े में, कहां पर है? हाँ, मुख गुहा में दंत और जीवा होती है। ओके सर, हम सबसे पहले दांतों की बात कर रहे हैं। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। क्या मैंने आपको बताया? हमारे दांत जो होते हैं, जबड़े के अंदर सॉकेट होता है, सांचा होता है, गर्त होता है, गड्ढा होता है, खोखली जगह होती है, उसके अंदर स्थित होता है। इस तरह की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती कहते हैं, याद रखना। इस तरह की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती। ये मैंने आपको बता दिया। डन। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरीके के दांत आते हैं। सबसे पहले अस्थायी आते हैं, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, और फिर वयस्कों में स्थायी आते हैं, यानी परमानेंट आते हैं। इस तरह की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? द्विबार दंती, जो जीवन में 2 बार आएंगे, पहले दूध के दांत, फिर स्थायी दांत। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डाइफियोडोंट बोलते हैं किसको? द्विबार दंती को। ठीक है। अब मनुष्यों में स्थायी दांत कितने मिल रहे थे? सर 32 मिल रहे थे। वयस्क के अंदर कितने मिल रहे थे? 32 मिल रहे थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नाम मैंने आपको बता दिया है। कृंतक, इंसीजर, रदनक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, और चवर्णक, मोलर। ठीक है जी। अब इसको हम किससे दर्शाते हैं? अब हमने दंत सूत्र जो है वो किसका देखा था? आधे जबड़े का, आधे भाग का हम देखते हैं, आधे भाग का। तो आई, सी, पीएम और एम, मीनिंग समझ में आ गया। आई मीन्स इंसीजर, कृंतक, सी मीन्स रदनक, कैनाइन,
PM मीन्स प्रीमोलर अग्रचर्णक, M मीन्स मोलर यानी चर्णक, है ना। तो हमारा जो सूत्र जो होता है वयस्क का वो क्या होता है 2 1 2 3। बाकी जो मैंने आपको बताया वो भी याद रखने हैं। इनेमल जो होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, दांतों पर मिलता है, सफेदी लाता है, कठोरता बनाता है, जो चबाने में, भोजन को चबाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। खत्म, इतना सा ही था दांत अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, और जो एक्स्ट्रा चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जीवा की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, जीवा की बात करेंगे। जीभ की, अगर ये तो हो गया हमारा टीथ, अब बात करते हैं जीवा की। अब ये जो जीभ जो होती है हमारी, इस जीभ की अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम में तो चलो ढंग से नहीं दे रखा है, मैं इस डायग्राम में मैंने आपको जीवा के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूं। सबसे पहला, जीवा में, टंग में सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, ये एक पेशीय संरचना है। पेशीय संरचना है। पेशीय संरचना का मतलब जो मसल्स से बनी हुई है, पेशी मीन्स मसल्स, तो मसल से बनी हुई ये संरचना होती है। हाँ जी, कार्य क्या करती है सर, ये क्या कार्य करती है, स्वाद से संबंधित होती है। पहली चीज, सिर्फ स्वाद नहीं, भोजन को लार के साथ मिक्स भी तो करती है। तो इसके कार्य की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 कार्य हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला स्वाद का अनुभव करती है, और दूसरा भोजन को लार के साथ मिक्स करती है ना। लार चारों तरफ से लग जाए किससे, आपके भोजन से, वो कार्य होता है। डन। चलिए जी, लार को मिक्स करती है, उसके साथ मिक्स कर देती है किसको, सलाइवा को। सिंपल सा कार्य। नेक्स्ट, अब ये किससे जुड़ी होती है, अब जरा सोचिए, आपकी जीभ आगे से फ्री है कि पीछे से फ्री है, कहां से मोड़ पाते हो आप, अंदर से मोड़ पाते हो कि आगे से, आगे से, यानी आगे से ये फ्री है तो पीछे कहां जुड़ी हुई है, अंदर जाकर ये जीभ किससे जुड़ जाती है, तो इसका अग्र भाग तो मुक्त होता है, पश्चे भाग एक हड्डी से जाकर जुड़ता है जिसका नाम होता है हायोइड अस्थि। तो याद रखना, अग्र भाग जो होता है किसका, ऑब्वियस सी बात है, टंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, हमारी जीवा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जीवा की बात कर रहे हैं। तो जीवा का अग्र भाग जो होता है ये तो होता है मुक्त, है ना, और पश्चे भाग जो होता है, पश्चे भाग जो होता है ये जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, एक यू आकार की अस्थि से, और उस यू आकार की जो अस्थि है उसका नाम आपने याद रखना है हायोइड अस्थि से, हायोइड अस्थि से। ठीक है, तो हायोइड अस्थि से ये पीछे से जुड़ी होती है। डन, समझ में आ गया। अब 2 बिंदु और रह गए बस मात्र। नेक्स्ट, अब अगला बिंदु समझने से पहले जरा इस डायग्राम पर आते हैं। आपको ये जीभ दिखाई दे रही है, ये जीभ, हाँ सर, और आपको अस्थि दिखाई दे रही है यू आकार की, नहीं सर, मैंने कहा ले जूम कर देते, कौन सी बड़ी बात है। ये ले मेरे दोस्त, ये देख, ये देख, ये मुख है, हाँ सर, इस मुख के अंदर ये जीभ है, हाँ जी, और ये यू आकार की अस्थि दिखाई दे रही है, ये नीले से रंग की। सर नीला अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा काला ले ले भाई। अब देख जूम करके, अब दिखेगा, अब दिख रहा है, यू आकार की अस्थि दिख रही है, इसका नाम था हायोइड अस्थि। डन। अब ये जो संरचना जो होती है ना जीभ, ये मान ले जीभ है, ये मेरी जीभ है, ऊपर वाला जो सिरा जो होता है किसका, ये मान लो जीभ है, ये जीभ पीछे जाकर किससे जुड़ रही थी सर, ये हायोइड अस्थि से जुड़ रही है। ठीक है, डन। अब इस जीभ का ये वाला भाग जो होता है, ये वाला, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ, और इसको हम बोलते हैं अधर, डोर्सल वेंट्रल।
ठीक है, ये पृष्ठ सतह है और ये अधर है। ठीक है, अब ये जो पृष्ठ सतह जो होती है इस पर कुछ उभार होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इनको पिप्पल या पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिप्पल या पैपिला। ये होती है स्वाद कलिकाएं। क्या होती है ये? स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद को समझने का कार्य करती हैं। किसको? टेस्ट पैपिला बोलते हैं इनको, टेस्ट पिप्पल या टेस्ट पैपिला बोलते हैं, जो स्वाद को, स्वाद की जो संवेदना है उसको ग्रहण करने का कार्य करती है। एक मीठे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, एक कड़वे के लिए होंगी, एक खट्टे के लिए होंगी, एक नमकीन के लिए होंगी, है ना। तो ये स्वाद जो होते हैं 4 प्रकार के, उनको, उन संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं कौन? स्वाद कलिकाएं, जो ऊपर की तरफ होती हैं। नीचे की तरफ यहां पर एक संरचना होती है बेटा, और वो संरचना का नाम होता है फ्रेनुलम। उस संरचना का नाम क्या होता है? फ्रेनुलम। अब जरा सोचिए, ये फ्रेनुलम इस डायग्राम में यहीं पर दिखाऊंगा, ये फ्रेनुलम है। अब ये फ्रेनुलम क्या कर रहा है जरा सोचिए। ये फ्रेनुलम, इमेजिन करिए, फ्रेनुलम जो आपको दिख रहा है, क्या ये आपकी जीभ को आपके निचले भाग से, यहां देखना, यहां पर होती है, आप फील करिएगा, ये वाला भाग जो होता है फ्रेनुलम होता है, जो मैंने यहां पर दिखाया है, देखना यहां पर, ये देखिए, ये फ्रेनुलम है, ये दिख रहा है, ये फ्रेनुलम। क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये फ्रेनुलम क्या कर रहा है? देख, फ्रेनुलम जो होता है ये मुख गुहा के आधार से जीभ को जोड़ रहा है। मेरे दोस्त, ये क्या है? मुख गुहा है, और मुख गुहा का ये नीचे वाला भाग क्या है? उस मुख गुहा का आधार है, निचला जबड़ा है? तो उससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये मुख गुहा का आधार है। हाँ जी, तो मुख गुहा यानी निचला जो जबड़ा है उसका आधार है कि नहीं है? हाँ जी, है कि नहीं है? हाँ सर। क्या ये मुख गुहा से जोड़ने का कार्य कर रहा है? सोचिए, ये मुख गुहा का ये आधार है, इस आधार से जीवा कैसे जुड़ी हुई है? नीचे से यहां इस फ्रेनुलम से, पीछे से सर हायोइड अस्थि से, आगे से फ्री है, मुक्त है। डन, क्लियर, समझ में आ गया? ये चीज आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। आगे से फ्री होती है और पीछे से किससे जुड़ी होती है? नीचे से किससे जुड़ी होती है? ऊपर क्या मिल रहे हैं? ये सारी बातें आपने याद रखनी। और अगर आपको इन पिप्पल को देखना है, देखिए पिप्पल भी लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग होता है। स्वतंत्र रूप से क्या हो रही है? घूम रही है। हाँ सर। जो फ्रेनुलम के द्वारा, फ्रेनुलम क्या था? एक संरचना है। फ्रेनुलम क्या है? ये भी एक पेशीय संरचना होती है जो उसको क्या कर रही है? मुख गुहा के आधार से जोड़ रही है। ये जीभ को नीचे वाले भाग से जोड़ रही है। जीवा की ऊपरी सतह पर मैंने आपको बता दिया क्या मिल रहा है? छोटे छोटे उभार मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पिप्पल या पैपिला कहते हैं, जिनमें से कुछ स्वाद कलिकाएं होती है। अब इनमें से कुछ क्या होती हैं? स्वाद कलिकाओं के रूप में कार्य करते हैं, यानी स्वाद की पहचान करते हैं। देखिएगा, ये हमारी जीभ होती है ना। अब इस पर क्या मिलते हैं? पैपिला या पिप्पल। हमारे कोर्स में नहीं बता रखा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फंजी फॉर्म, एक होता है फिली फॉर्म, एक होता है फोलिएट और एक होता है सर्कमवेलेट। 4 प्रकार के आपके पिप्पल होते हैं। और जीभ के पीछे वाला भाग जो होता है वहां पर मिलते हैं टॉन्सिल। जीभ का, ये जीभ का पीछे वाला 1/3 भाग जो होता है पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जो होता है, यहां पर क्या मिलते हैं? टॉन्सिल मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं ना टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? जरा मुंह खोलो, आ बोलता है ना, जीभ बाहर निकालो, आ, फिर अंदर टॉर्च मारता है, तो वो क्या देखता है? क्या ये टॉन्सिल्स में सूजन आ रही है? अगर आ रही है तो ये टॉन्सिल्स में संक्रमण हो गया है, उस अवस्था को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस।
क्या बोलते हैं उसको? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थी बेटा जी हमारी क्या? जीवा। सिंपल सा था। अब इसके बाद मुख गुहा किसमें खुल रही है? अब आ जाते हैं हमारे इस डायग्राम पर, ध्यान से देखिएगा। ये थी बेटा जी मुख गुहा, हाँ जी, और ये थी नासा गुहा। नासा गुहा, नासा गुहा, ये है नासा गुहा, और ये है मुख गुहा। नासा गुहा और मुख गुहा दोनों एक दूसरे से अलग है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। किससे? पैलेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं? तालू बोलते हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं बताया गया है। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये जो तालू जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। आगे की तरफ जो तालू होता है उसको हम बोलते हैं कठोर तालू, ये वाला, और ये मैंने आपको बोला भी था, फील भी कर सकते हैं। अपनी जीभ को ऊपर टच करिए, दबा पा रहे नहीं, क्यों? क्योंकि हड्डियां हैं। तो ये होता है कठोर तालू, और फिर उसके बाद अपनी जीभ को, इस जीभ को पीछे ले जाकर ऊपर दबाइए, दबा पा रहे? हाँ, ये कौन सा तालू है? कोमल तालू है। ये कोमल तालू पीछे जाकर लटक जाता है, और इस लटके हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? युवुला कहते हैं। क्या कहते हैं? युवुला कहते हैं। तो व्हाट इज युवुला? कोमल तालू पीछे जाकर लटक जाता है घंटी के रूप में, जिसका नाम है युवुला। ठीक है, अब इधर देख, नासा गुहा मुख गुहा किससे अलग थी? तालुओं से अलग है। भाई ये नासा गुहा और मुख गुहा के बीच में कौन मिल रहा है? तालू मिल रहा है, आगे कठोर पीछे कोमल, है ना। अब नासा गुहा से क्या आ रही है? वायु आ रही है। अब ये नासा गुहा पीछे इस जगह पर आकर खुल रही है, ये जगह क्या कहला रही है? नासा ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? नासा ग्रसनी, है ना। और मुख गुहा इस जगह पर आकर खुल रही है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? मुख ग्रसनी। ये जगह क्या कहलाती है? मुख ग्रसनी कहलाती है। जगह नहीं है यहां पर, आप समझ सकते हैं इतना। ये वाली जगह क्या कहलाती है? मुख ग्रसनी। जो मुख का ग्रसनी भाग है, ये नासा का ग्रसनी भाग है। अब ये दोनों आकर इस जगह पर खुल रहे हैं। ये जगह जो है, इस जगह को हमने क्या बोला है? सर इसको हमने बोला है ग्रसनी। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ग्रसनी दो भागों में विभाजित हो गई ऊपर की तरफ? सोचिए, क्या मैं नहीं बोल सकता? इमेजिन करिए, ये ग्रसनी जो है, ये ग्रसनी जो है दो भागों में विभाजित हो गई। एक मुख की तरफ जा रही है मुख ग्रसनी, एक नासा गुहा की तरफ जा रही है नासा ग्रसनी। यानी ग्रसनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये जो ग्रसनी जो है इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। जो नासा गुहा की तरफ जाए नासा ग्रसनी, जो मुख गुहा की तरफ जाए मुख ग्रसनी। अब ये जो ग्रसनी जो थी, ये दो नलिकाओं में खुली। आगे की तरफ जो है वो श्वसन से संबंधित नलिका है, पीछे की तरफ भोजन से संबंधित नलिका है। अब जो श्वसन की नलिका थी, श्वसन नलिका जो थी, उसका छिद्र क्या कहला रहा था? ग्लॉटिस, जो एक ढक्कन से कवर्ड होता है, जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। जब खाना निगलते तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, तो भोजन सीधा इसमें आ जाएगा। किसमें? ग्रसिका में। डन। ग्रसिका से होते हुए किसमें आएगा? अमाशय में आएगा। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंक्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंक्स बोलते हैं। और ग्रसिका को बोलते हैं ईसोफेगस। ग्रसिका को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। डन। अमाशय को हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिएगा, मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है। मुख गुहा किसमें खुली थी? ग्रसनी में, जिसमें वायु और भोजन दोनों आएंगे। अब जरा सोच, ये मुख गुहा किसमें खुल रही है? ग्रसनी में। अब ग्रसनी में क्या होएगा? ये ग्रसनी में क्या होएगा? मुख से आया हुआ भोजन, नासा ग्रसनी से आया हुआ वायु, यानी वायु और भोजन का कॉमन भाग जो था, क्या वो ग्रसनी है या नहीं? सोचो, इस ग्रसनी में वायु भी है और भोजन भी है। डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बढ़े। एक उपास्थि में घांटी ढक्कन मिलता है। क्या मैंने तेरे को अभी एपिग्लॉटिस बताया था? एक उपास्थि में, उपास्थियां आप जानते हैं, है ना, कार्टिलेज। एक घांटी ढक्कन, घांटी ढक्कन यानी ढक्कन के समान संरचना, जो भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। यस, बोला था। हाँ सर, क्या नाम है? एपिग्लॉटिस।
ग्लॉटिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। बता दिया है क्या कि सर ये एक घांटी ढक्कन है, ये जो है सर एक घांटी ढक्कन है, और ये क्या कर रहा था गुरु, ये इस श्वास नलिका को ढक देता है। कब, जब देख भोजन यहां से आएगा तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो हमें इस नलिका को बंद करना पड़ेगा। तो ये ढक्कन काम करेगा कि नहीं करेगा सर, यस, ये ढक्कन क्या करेगा सर, ये ढक्कन इस छेद के ऊपर ऐसे आ जाएगा। अब ये जब इसके ऊपर आ जाएगा तो भोजन सीधा इस नलिका में नहीं आ जाएगा, ये खत्म, इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रसिका, क्या लिखी हुई है, ग्रसिका यानी ईसोफेगस एक पतली लंबी नलिका होती है क्या होती है, एक पतली लंबी नलिका होती है जो गर्दन से होती हुई, गर्दन से होती हुई और यहां से होती है, ये कौन सा भाग होता है, वक्ष, वक्ष से होती हुई बीच में क्या मिलता है, डायाफ्राम, जिसको हम बोलते हैं मध्य पट, उससे होती हुई किसमें जाकर खुलती है, एक जे आकृति की थैली नुमा संरचना होती है जिसका नाम होता है अमाशय। क्या बोल रहा है, ये जो ग्रसिका जो है ये गर्दन से होती हुई, वक्ष से होती हुई, डायाफ्राम होता है यहाँ पर जिसको हम मध्य पट बोलते हैं, उससे होती हुई, ये इस तरीके से डायाफ्राम होता है ना, उससे होती हुई किसमें जाकर खुलती है बेटा जी, ये हमारे अमाशय में खुलती है। डन, समझ में आ गया। अब अमाशय कैसी संरचना है जरा सोच, ये अमाशय इस तरीके से होता है, क्या ये एक जे आकार की संरचना नहीं है, यस सर, ये एक जे आकार की संरचना होती है। कौन गुरु, ये हमारा अमाशय। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। ग्रसिका का आमाशय में, ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय अमाशय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है जिसको हम अमाशय ग्रसिका अवरोधनी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे क्या सर, इधर देखिए भाई, ये ग्रसिका किस में खुल रही है, अमाशय में, तो यहां पर एक अवरोधनी मिल रही है। अवरोधनी का मतलब भाई तेरा भोजन जब यहां आ जाएगा तो तू चाहता है ये भोजन वापस यहां चला जाए, नहीं, तो एक वाल्व मिलेगा जो भोजन को आने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा। तो ये जो अवरोधनी जो यहां पर मिल रही है, इस अवरोधनी को हम क्या बोलते हैं, ग्रसिका आमाशय अवरोधनी, ग्रसिका आमाशय अवरोधनी। बताइए जनाब, ये भी समझ में आ गया कौन, ग्रसिका आमाशय अवरोधनी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ग्रसिका आमाशय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। अब आमाशय जो होता है, आमाशय जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा 3 भाग, कौन कौन से होते हैं, एक होता है जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका आकर खुलती है, फिर एक फंडस, फिर एक काय और एक जठर निर्गमी। अब देखिए हमारे खुद की एनसीईआरटी गलत बोल देती है कई बार, क्या क्या बोल रही है, 3 भाग, अरे गुरु 3 नहीं है 4 है, 3 थोड़ी ना है 4 है। जठरागम हो गया, दूसरा फंडस, तीसरा काय और चौथा जठर निर्गम, है ना। अब ये कौन से भाग है, आइएगा देखिएगा, ये हमारा अमाशय, जिसमें ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, अब पता है हमारी एनसीईआरटी ने मिस्टेक कर रखी है, इसमें प्रॉपरली ना बता भी नहीं रखा। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ये है बेटा जी हमारी इस तरीके से, कौन है, ये हमारा अमाशय है, ठीक है। अब ये जो अमाशय जो है, इसमें ये वाला भाग जो है, ये इस तरीके से 4 भाग हैं किसके, हमारे आमाशय के, ठीक है। अब इसमें से जरा सोचिए ये कौन है सर, ये आ रही है ग्रसिका, मैंने कहा ये फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, भोजन नलिका, खाद्य नलिका, ग्रसिका आ रही है, हाँ जी, ये हमारे अमाशय के इस भाग में आकर खुल रही है, हाँ सर। और यहाँ पर एक अवरोधनी भी मिल रही थी, हाँ जी गुरु, अवरोधनी मिल रही थी, क्या नाम था, ग्रसिका आमाशय अवरोधनी। अब ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं जठरागम,
सर अंग्रेजी में कार्डियक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डियक, हिंदी में बोलते हैं जठरागम। ठीक है, फिर ये वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा, इसको हम बोलते हैं फंडिस। सर अंग्रेजी में भी फंडिस या फंडस कहते हैं, या तो फंडिस बोल देते हैं या फंडस कहते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ा भाग होता है ये वाला मेजर, जहां पर पाचन होता है, इसको हम बोलते हैं काय, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और आखिरी ये वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं जठर निर्गम। इंग्लिश में बोलते हैं पाइलोरिक। तो कुल मिलाकर ये हमारे अमाशय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंडिस क्यों होता है, क्योंकि फंडिस वो भाग है जहां पर दीवार जो है ना, इन दीवारों में ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां होती है फंडिस भाग में, जिनको हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? जठर ग्रंथियां। अब क्या नाम देते हैं बेटा? कौन? जठर ग्रंथियां। मुख्य रूप से पाचन यहां पर होता है। आई होप ये 4 चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अमाशय का जो आखिरी भाग है जठर निर्गम, ये किसमें खुलेगा? ये जो जठर निर्गम जो है ये किसमें खुल रहा है? सर ये एक संरचना में खुल रहा है, जो कौन है? छोटी आंत, है ना भाई। अमाशय किसमें खुलता है? सर अमाशय जो है, ये अमाशय इस संरचना में खुलेगा जिसका नाम क्या होगा? छोटी आंत। फिर छोटी आंत किसमें खुलेगी? बड़ी आंत, है ना। आइएगा एक बार पढ़ लेते हैं। 4 भाग समझ में आ गए हैं, है ना। आखिरी भाग है जठर निर्गम। अब जठर निर्गम किसमें खुलेगा? छोटी आंत में खुलेगा। अब छोटी आंत और बड़ी आंत के केवल यहां पर भागों के नाम बता रखे। किसके? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, फिर उसके बाद बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, है ना। छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक बार इनके नाम सुन लेते हैं, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? छोटी आंत की। छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, कितने भाग है बेटा जी? इसके 3 भाग होते हैं। तीनों भागों के नाम आपने याद रखने हैं। किसके? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और तीनों भागों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं ग्रहणी, अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या नाम देते हैं? ड्यूडेनम नाम देते हैं। दूसरा अग्रशुद्रांत, दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रशुद्रांत कहते हैं। ठीक है, अग्रशुद्रांत कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं जेजुनम। ग्रहणी, अग्रशुद्रांत, और तीसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं शुद्रांत्र। क्या नाम देते हैं? शुद्रांत्र नाम देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इलियम। तो ये कुल मिलाकर आपके 3 भाग होते हैं। किसके बेटा जी? हमारी छोटी आंत के। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। याद रखना ये सी आकार की होती है। कैसे आकार की होती है ग्रहणी? सी आकार की होती है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये नहीं बता रखा हमारी एनसीईआरटी में। ये लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। ये लगभग 2 मीटर के आसपास की लंबाई की होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कुंडलित ये होती है। सबसे ज्यादा कुंडलन जो होता है इसमें होता है। सबसे ज्यादा कुंडलन, अति कुंडलित होती है, अति कुंडलित होती है। याद रखना कौन सी? आपकी शुद्रांत। सिंपल। चले, अब इसके बाद क्या आती है? बड़ी आंत। कौन आती है? बड़ी आंत। नाम याद रखने, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग हैं।
तीनों भागों के नाम याद रखने हैं आपने। सबसे पहला सबसे पहला अंधनाल, सबसे पहला जो है वो कौन है? अंधनाल है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। अंधनाल को हम क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। फिर उसके बाद वृद्धांत्र, वृद्धांत्र, सीकम के बाद कोलोन, और फिर उसके बाद मलाशय, फिर उसके बाद मलाशय जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। अब इसमें से अंधनाल, सीकम पर क्या याद रखना है? ये जो अंधनाल जो होती है, इस अंधनाल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसका नाम आप जानते हैं परिशेषिका। जो एक प्रकार की कृमि रूपी संरचना होती है, कीड़े के जैसी कृमि रूपी होती है ना, जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? सहजीवी जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? हमारे जो पूर्वज जो हुआ करते थे उनमें इस संरचना में क्या मिलता था? सहजीवी जीवाणु मिलते थे जो सेल्यूलोज का पाचन करते थे। हमारे अंदर ये एक अवशेषी अंग होता है। कैसा होता है? ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सीकम जो होती है, सीकम पर ये एक उंगली नुमा इस तरीके से संरचना होती है जिसका नाम होता है क्या? अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसका हमारे अंदर कोई कार्य नहीं होता, अवशेषी अंग होता है। हमारे पूर्वजों में ये क्या करती थी? सेल्यूलोज का पाचन करती थी। डन। चलिए, फिर इसके बाद आता है वृद्धांत्र। अब ये वृद्धांत्र जो होता है ये 4 भागों में बटा होता है। ये जो वृद्धांत्र जो होती है, कोलोन जो होती है, 4 भागों में बटी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आरोही, सबसे पहले नाम आपने याद रखना है आरोही। इधर देखिएगा इस डायग्राम में, सबसे पहले ये देखिए असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? जो ऊपर की तरफ जाती है। फिर उसके बाद ट्रांसफरस, जिसको हम अनुप्रस्थ बोलते हैं। फिर उसके बाद डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही। और लास्ट में होता है इस तरीके से घुमा हुआ भाग जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड या सिग्माग बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और आखिरी जो होता है सिग्माब। क्या होता है? सिग्माब होता है, ठीक है। सो 4 भाग होते किसके? कोलोन के। बस इतना सिंपल सा दोस्त। एक नलिका कोलोन ऊपर गई, एक अनुप्रस्थ गई, एक नीचे आई और नीचे आकर इस तरीके से संरचना बनाई, खत्म। यहां से भोजन ऊपर जाएगा, फिर अनुप्रस्थ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, घूम कर आएगा, ठीक है। चलिए जी, लास्ट में होता है मलाशय। इसमें क्या होता है? मल होता है, फीकल मटेरियल होता है, अपाचित भोजन होता है। अब ये मलाशय जो होता है एक छोटी सी नलिका में खुलता है जिसका नाम होता है गुदा नलिका। गुदा नलिका जो याद करिए हमने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में भी बताया था। गुदा नलिका किसमें खुलती है? गुदा में खुलती है। खत्म। इतना सा ही था बेटा जी आपका ये पूरा का पूरा आहार नलिका। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। देख, अनुप्रस्थ, अवरोही, गुदा, मलद्वार है, ये सारा। गुदा को हम मलद्वार भी बोलेंगे। उंगली नुमा संरचना, परिशेषिका, जो जिसमें क्या होता था? सूक्ष्म जीव मिलते थे, सहजीवी, जो अंधनाल पर होती है, जो हमारे अंदर कार्य नहीं करती है, अवशेषी अंग होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके आगे का जो है अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं क्या? हमारी आहार नाल की औतकी। यानी हमारी आहार नाल जो होती है वो 4 स्तरों से आवृत होती है। सिरोसा, पेशी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये हम पढ़ेंगे। इसका एक और डायग्राम भी है मेरे पास, ये वाला। ये हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज अभी इतना ही पढ़ेंगे दोस्त। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अभी समय हुआ है बेटा आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से
परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं। इनमें से कौन से शब्द हैं जो हमारे दंत विन्यास को बताते हैं? पार्श्व दंती, एक बार दंती, समदंती, गर्त दंती, द्विबार दंती, विषम दंती, गर्त दंती, द्विबार दंती, समदंती, पार्श्व दंती, द्विबार दंती, विषम दंती। जल्दी से मुझे बताइए इनमें से कौन से शब्द हैं जो हमारे दंत विन्यास को बताते हैं? फटाफट जल्दी से बताइएगा। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से इस प्रकार भिन्न होता है कि प्राथमिक दंत विन्यास में कौन से प्रकार के दांत नहीं होते। यानी ये पूछा है कि जो प्राथमिक दांत आए थे दूध के दांत, उनमें कौन से दांत नहीं थे जो स्थायी दांतों में मिलते हैं। सोचिए, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक या कृंतक, कौन से यहाँ पर दांत थे जो दूध के दांतों में नहीं थे लेकिन बाद में आए थे। यानी यहाँ पर पूछ रहा है एक बार दंती कौन से हैं जो जीवन में केवल एक बार आए थे। सोचिए यहां पर। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न था हमारे दंत विन्यास को कौन बताता है? क्या गर्त दंती होते हैं हमारे अंदर? यस। द्विबार दंती होते हैं? यस। विषम दंती होते हैं? यस। तीनों प्रकार के मैंने आपको बताए थे। गर्त दंती गर्तों में होते हैं, गड्ढों में। द्विबार दंती जीवन में 2 बार आते हैं। विषम दंती अलग अलग प्रकार के होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। दूसरा, कौन से वो दांत थे जो जीवन में एक बार आए थे, जो दूध के दांतों में नहीं थे, बाद में स्थायी दांतों में आए थे? अब याद करिए, 2 थे। कौन से? एक आपके अग्र चौर्णक थे और एक आपके चौर्णक थे। क्या आखिरी चौर्णक था? पहले 2 तो नहीं थे ना। तो कई बच्चे कंफ्यूज हुए, सर चौर्णक भी तो बताया। अरे चौर्णक कौन सा बताया था? यहां पर आखिरी चौर्णक होता तो फिर सोचने वाली बात थी। यहां पर आखिरी थोड़ा ना लिखा है, चौर्णक लिखे हुए। अब सारे चौर्णक थोड़ा ना आए थे। चौर्णक तो आपके स्टार्टिंग के जो थे वो दूध के दांत में भी थे, बाद में भी थे। आखिरी चौर्णक जो था वो बाद में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्र चौर्णक प्री मोलर हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में बेटा जी हम यहां पर बात करेंगे किसकी? आहार नाल जो है, उस आहार नाल की औतकी की बात करेंगे। औतकी मीन्स हिस्टोलॉजी। किसकी बात करेंगे? हिस्टोलॉजी की। यानी वहां पर हम देखेंगे उसके क्या 4 स्तरों की बात करेंगे। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सेरोसा। ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर 4 स्तरों की हम बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।